दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके थे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक नहीं देखे, 1 से लेकर 16 तक, तो आप लोग जाइए दोस्तों, जल्दी से आप लोग देख ले। उसके बाद मेरे दोस्तों आज हम लोग को डिस्कस करना है कहां से, 17 नंबर से। याद रखिएगा भाई। तो 17 नंबर में क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताएं। आपको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कोई भी 4 प्रमुख केंद्रों का नाम आपको बता देना भाई। जैसे एग्जांपल हड़प्पा, आप हड़प्पा बताएं तो उसका खनन किसने किया था, मतलब इसकी खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921। अगर आप बताना चाहेंगे तो बता दे, नहीं चाहते तो बस इतना लिखिए मेरे भाई कि मोहनजोदाड़ो हो गया, आरडी बनर्जी ने। लोथल एक नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत चर्चा में भाई, लोथल SR राव बताना है। कालीबंगा मेरे दोस्तों कहां पे है, तो बताएंगे सर हमारा राजस्थान में है, ये हमारा सरस्वती और घाघरा नदी के बीच में है। और हल से जुते हुए साक्ष्य का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिला है। और दोस्तों काली चूड़ी का जो प्रमाण है ये भी दोस्तों हमें कालीबंगा से मिला है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 रावी नदी के तट पे, मोहनजोदाड़ो रखलदास बनर्जी 1922 में इसका खोज हुआ था। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे। लोथल कहां पे भाई, गुजरात में। और दोस्तों लोथल सही हमें क्या मिला है मेरे भाई, तो बताएंगे सर लोथल से हमें बंदरगाह मिला है भाई। याद रखिएगा लोथल से हमें क्या मेरे 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 लाडला, तो बताएंगे सर बंदरगाह। तो पहला 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 18 नंबर पे। गौर कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लूं कि आप बताइए, पूरे साल भर अगर आपने क्लास किए हैं तो आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है, तो आप पहला विशेषता बताएंगे कि भारत या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। भारत में तो बहुत सारी सभ्यता होती है, पूरे विश्व में बहुत सारी सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया, इराक की सभ्यता हो गई, इसके बाद दोस्तों हमारा चीनी सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गई, मतलब बहुत सारे सभ्यता है भाई। लेकिन उन सब में से दोस्तों यह भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता है, मतलब शहरीकरण की सभ्यता है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे, मतलब मेरे दोस्तों ये जो सभ्यता थे इसका जो नगर थे ना भाई पूरी तरह से जाल की तरह बिछा हुआ था, मतलब मेरे दोस्तों पूरा घना बसा हुआ था। इसमें सड़क एक दूसरे को सीधे काटती थी। गौर से सुनिएगा, एक स्टूडेंट दोस्तों कह रहे थे सर इसे हमें समकोण पर काटती थी, वो भी बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है, समकोण पर काटती थी वो भी सही है, और एक सीधी रेखा में काटती ये भी सही है। देखिए मेरे दोस्तों ये हमारा सड़क है और ये भी हमारा सड़क है भाई, दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक दूसरे को क्रॉसपंडिंग कर रही है भाई, दोनों को क्या कर रहे हैं भाई, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है भाई, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, इस सभ्यता के नगर जाल की तरह बसे थे, इसमें सड़क एक दूसरे को सीधा काटती थी और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। और पूरे नगर में मेरे दोस्तों ये हमारा जैसे सड़क है भाई, ठीक ना, तो इस सड़क के किनारे मेरे दोस्तों एक नाली बना हुआ था। क्या मेरे भाई, एक नाली बना हुआ था, ताकि मेरे दोस्तों घर का पानी या सड़क का पानी दोस्तों नली के माध्यम से उसे दोस्तों बाहर फेंक दिया जाता था। इससे हमारा क्या भाई दूसरी विशेषता है। आप दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारे विशेषता बता सकते हैं। आप एक विशेषता ये भी बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें बंदरगाह का प्रमाण मिली है, जिसके माध्यम से समुद्री का आवागमन होती थी, व्यापार होता था। अब बहुत सारे ना मेरे भाई आप आराम से दोस्तों बता सकते हैं क्या हड़प्पा सभ्यता का विशेषता। आप एक और विशेषता बता सकते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता में हमें मोहनजोदाड़ो मिली है। इस मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार है, इस स्नानागार में लोग धार्मिक अवसरों पर स्नान करते थे। इस स्नानागार में उतरने के लिए दक्षिण से पश्चिम की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। आप बहुत कुछ लिख सकते हैं मेरे लाडला, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टडी किए थे, है ना। आइए सर पुरातत्व से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त, एकदम साधारण भाषा में और हो सके तो देसी भाषा में समझिए। पुरातत्व का मतलब होता है कि खुदाई करते करते अगर मुझे दोस्तों कुछ मिल गया तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पुरातत्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग दूध का धुला हुआ है भाई, और ऐसा ही दूध का धुला हुआ ही आप लोगों को रहना है। जैसे मैं मान के चलिए दोस्तों मुझे XYZ का नाम से मोहब्बत हो गया भाई, ठीक है, मुझे किसी और को नहीं, XYZ गर्ल से मेरे से दोस्तों क्या हो गया, मोहब्बत हो गया। अब उस गर्ल से मेरे दोस्तों मैंने क्या कर लिया भाई, शादी कर लिया, तो मेरा क्या कहलाया भाई ये, तो बताएंगे सर ये हमारा कहलाया क्या, लव मैरिज। क्या कहलाया, लव मैरिज कहलाया, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों जब हम खुदाई कर रहे काफी दिनों से खुदाई कर रहे, और खुदाई के दौरान अगर मुझे कुछ भी प्रमाण मिल गई जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है मेरे दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पुरातत्वी। खुदाई के दौरान जो चीज मिलती है अगर उनमें इतिहास के बारे में पता चलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पुरातात्विक। एकदम मेरे भाई साधारण भाषा में समझिए, कोई दोस्तों हौच पौच मत कीजिए, और जरूरी नहीं है किसी लैंग्वेज को लिखना है।
अगर हमसे क्वेश्चन पूछे तो मैं तो यही लिखूंगा, कितना सिंपल बता रहे भाई, ध्यान से देखिए। खुदाई करते समय अगर हमें कुछ प्रमाण मिल गई जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं, सिर्फ साधारण भाषा में। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते सर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? भाड़ में जाइए आंसर, क्या मेरे भाई भाड़ में जाइए ये आंसर। पहले मेरे मुंह का आंसर सुनो भाई, मेरे मुंह का आंसर सुनिए एकदम साधारण भाषा में। हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सुनेगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के नजदीक में, गौर से सुनेगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के तट पे मेरे दोस्तों बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता का शहर बसा हुआ था, जिस कारण से मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। साधारण भाषा में बताना भाई, नहीं समझ में आया और सुनिए। हड़प्पा सभ्यता को, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर बहुत सारे, जी हां, बहुत सारे शहरों का प्रमाण मिली है, शहरों का खोज हुई है, जिस कारण से दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना पड़ता है। अब आइए सर, आपका आंसर क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया। आप दोस्तों क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, क्या, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया, यानी खुदाई करवाया, और दोस्तों इसी दौरान दोस्तों इसका नाम पड़ गया क्या, हड़प्पा सभ्यता। एकदम साधारण भाषा में फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनिए, रट्टा मत लगाए प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। अगर आप रट्टा लगा रहे तो मैं जान जाऊंगा मेरे भाई कि आप मिसाइल क्लासेस से नहीं स्टडी किए भाई। हड़प्पा सभ्यता को, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दयाराम साहनी ने, सॉरी याद रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में दयाराम साहनी ने वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया, इसलिए दोस्तों इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा गया है। बस इतना साधारण भाई लिखना है, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना अपने मन से। और एक बंदा वो है जो रट्टा लगा के लिखते हैं, दोनों में काफी डिफरेंट है, क्या मेरा लाडला, दोनों में काफी डिफरेंट है भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन। अब ये मोहनजोदाड़ो फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे ही पेपर में। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताइए। मोहनजोदाड़ो जो है, जो विशाल स्नानागार है, इसके बारे में दोस्तों आपसे कहा गया कि विस्तार पर वो बताएं। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को की पॉइंट बता रहा हूं, और हो सके तो अगर आप इसको दोस्तों अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो शायद दोस्तों आपके एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएंगे। जी हां, आपके एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएंगे। कैसे मेरे दोस्तों, तो पहला मेरे दोस्तों आपको लिखना है कि हाँ, मोहनजोदाड़ो की विशाल स्नानागार की खोज, हाँ ऐसा लिखना है भाई, विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदाड़ो से हुई है। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि सर विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ था। मैं अभी पॉइंट वाइज बता रहा हूं, फिर आपके टॉपिक पे आऊंगा। पहला बताना भाई क्या, तो बताएंगे सर विशाल स्नानागार ये हमारा मोहनजोदाड़ो से मिला है। दूसरा बताना है मेरे भाई क्या, विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ है। तीसरा बताना है सर आपका क्या, कि जो हमारा मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार है ये काफी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि लोगों को आकर्षित करती है। नहीं भाई, जब कोई लड़का जाते हैं और कोई गर्ल्स दोस्तों अगर सुंदर दिखते हैं मेरे दोस्तों, लड़का कितना भी स्पीड क्यों ना जाए और लड़का का ध्यान कहीं भी क्यों ना रहे, एक झलक उस गर्ल्स पे पड़ते हैं, है ना भाई। इसी तरह से दोस्तों आप लोग बुरा नहीं माने भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो एक झलक पड़ते हैं भाई, क्यों, क्योंकि वो लड़की अट्रैक्टिव कर रही है भाई, इतना पॉन्स पाउडर लगाई भाई, है ना, याद रखिए क्या कर रही है भाई, अट्रैक्टिव कर रही है भाई। तो इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट में आपको क्या बताना है सर, कि हमारा विशाल स्नानागार का प्रमाण हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। दूसरा बताना है क्या, तो विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बनाया गया है। तीसरा बताना है कि विशाल स्नानागार काफी चित्र आकर्षक था। चित्र आकर्षक मतलब दोस्तों इतना सुंदर तरीके से बनाया गया था। चौथा पॉइंट में बताना है मेरे भाई कि इसमें उतरने के लिए दक्षिण से पश्चिम की ओर, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें दोस्तों उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई थी। देखिए मेरे भाई, आप लोग खुद देखिए अपने नजर से, क्या था मेरे भाई, इसमें सीढ़ियां बनाया हुआ था। क्या मेरे भाई, इसमें सीढ़ियां बनाए हुए थे उत्तर से दक्षिण की ओर, ताकि लोग वहां पे उतर के आसानी से स्नान कर सके। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखना है, इसमें उतरने के लिए, विशाल स्नानागार में उतरने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर सीढ़ियां बनाए गए थे। ठीक है, और लिखिएगा दोस्तों, इस तालाब, इस बड़े
बड़े लिखिएगा भाई। इस बड़े स्नानागार का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें हम लोगों को यह प्रमाण मिला है कि इसमें धार्मिक अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोग आकर के यहाँ पे स्नान करते थे। और चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट में लिखना है, सॉरी छठा पॉइंट में लिखना है कि यहाँ गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी उपलब्ध था। क्या मेरे भाई, यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी दोनों तरह का पानी इसमें क्या था भाई, उपलब्ध था। आप और भी विशेषता लिख सकते हैं मेरे लाडला, आप एक और विशेषता लिख सकते हैं कि इसका गंदा पानी नली के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता था और इसके आसपास में कुआं बना हुआ था। इस कुएं से स्वच्छ पानी को दोस्तों इस तालाब में डाला जाता था। आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि इस विशाल स्नानागार के आसपास में, इस विशाल स्नानागार के आसपास में छोटे छोटे दोस्तों भवन बने हुए थे। समझ गए मेरे भाई, ऐसा पॉइंट वाइज लिखेगा, ये पॉइंट वाइज नहीं लिखा गया मेरे भाई, मैं हड़बड़ी में इसको दोस्तों छोड़ दिया भाई। ठीक है, ठीक है ना। आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों टॉपिक पे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो को जो विशाल स्नानागार है ये पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना हुआ है और यह बहुत ही सुंदर है। और क्या है मेरे भाई, ये बहुत ही सुंदर है भाई, ठीक ना। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है भाई, चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी है। इसका मैं आधा चित्र लिया हूं, पूरा चित्र जब आप लेंगे तो इसके दोस्तों साइड साइड में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। यह स्नानागार शायद धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। कोई भी त्योहार आते थे भाई, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, या दोस्तों हमारा कर्मा पूजा, जो भी पूजा आती थी उसमें धार्मिक अवसरों पर दोस्तों लोग इसका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। याद रखिए मेरे भाई। और यहां मेरे भाई क्या था, यह गर्म और ठंडा दोनों तरह की पानी उपलब्ध थी। बस इतना साधारण भाषा में लिखना है। लेकिन हाँ, मैं जैसे पॉइंट वाइज बताऊं, अगर इस तरह से आप लिखिए इसमें भी आंसर आपको मेरे दोस्तों यहाँ पे 3 मार्क्स है भाई, ठीक है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दिए, लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे ना मेरे लाडला, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, इस चीज को क्या करना है भाई, ख्याल रखना है, ठीक है। आइए सर अब बात करते हैं अशोक। अरे भाई यही तो अशोक है जो चंद्रगुप्त, क्या बोलिए ना भाई, चंद्रगुप्त इसका दादाजी था मेरा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य है ना भाई। नहीं, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यस या नो। तो मेरे दोस्तों ये अशोक जो थे ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अशोक है ये अशोक किस वंश से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त तो क्या बोलते हैं भाई, मौर्य वंश से संबंधित है। आई एम रियली सॉरी भाई, मौर्य वंश से क्या भाई संबंधित है भाई, ठीक ना। गौर कीजिएगा, अशोक ने एक धर्म चलाया था। आप सभी को पता होगा, जब अशोक ने 261 ईसा पूर्व में दोस्तों कलिंग युद्ध किया, इस कलिंग युद्ध में लाखों व्यक्ति की दोस्तों मृत्यु हो चुकी थी। क्या, लाखों व्यक्ति की मेरे भाई क्या हो चुका है भाई, मृत्यु हो चुकी है। और मेरे दोस्तों अशोक जो है ना, जिधर भी देखते थे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिधर देखते थे मेरे भाई, हर तरफ अशोक को ब्लड ही ब्लड नजर आ रहा था। इस कारण से अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी में ठान लिया है कि मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं करूंगा और किसी को भी युद्ध करवाने नहीं दूंगा। मैं आज से युद्ध तो दूर की बात, एक बलि भी नहीं करूंगा, यानी जानवरों का मैं बलि भी नहीं दूंगा। और हाँ, अगर कोई ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में जानवरों का बलि लगाता है, उस त्यौहार को भी मैं बंद करवा दूंगा। साथ ही साथ अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटा बेटे को दोस्तों लोगों से बातचीत करने के लिए कहा, और कहा कि किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि आपको बौद्ध धर्म अपनाना ही होगा। आप बौद्ध धर्म का सारे प्रेरणा बताएं, बौद्ध धर्म का सारा कुंजी बताएं। अगर वो व्यक्ति को अच्छा लगे तो वो बौद्ध धर्म को आसानी से अपना सकते हैं, अब जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अशोक ने ठान लिया है कि जीवन में हमेशा अहिंसा पर हम लोग आधारित है भाई, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा अहिंसा पर आधारित है भाई। क्या मेरे भाई, अहिंसा पर क्या मेरे लाडला आधारित है भाई, ठीक है। तो देखिए अशोक ने वही मेरे भाई जो धर्म चलाया था ना, जिसे हम लोग बोलते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है, वही धर्म पूछा गया भाई, ठीक है ना। तो अशोक के धर्म का मतलब है प्रजा के नैतिक उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए नियम। अच्छा मेरे दोस्तों, अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं, अगर सीधा सीधा अगर आपके एग्जाम में मान के चलिए कि एक नंबर का आ गया भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान के चलिए आपके एग्जाम में दोस्तों 1 मार्क्स का आ गया कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है, तो आप लिखिएगा अशोक के धर्म का मतलब है अशोक अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियम कानून बनाए और इसी नियम कानून को हम लोग कहते हैं क्या, बताएंगे सर, अशोक का धर्म।
नहीं समझ में आया लाडला, फिर से सुनिए, मजे से सुनिए, लेकिन रट्टा प्लीज ना लगाएं। अशोक के धम का मतलब है अशोक अपने प्रजा की, प्रजा का मतलब अपना एरिया, समझ रहे ना भाई, एक एरिया, ठीक है। जैसे हमारा राज्य को संभालता है मुख्यमंत्री, गांव को संभालता है मुखिया, तो मुखिया के जितने अंडर है भाई। तो दोस्तों याद रखेगा कि अशोक के धर्म का मतलब है अशोक अपने प्रजा की नैतिक उत्थान करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, और इसी नियम कानून को हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो बताएंगे सर हम लोग अशोक का धर्म कहते हैं। और ये नियम कानून क्या था मेरे लाडला, पहला ध्यान से देखेंगे, पहला नियम था अहिंसा, इंसान जानवर और पेड़ पौधे की हत्या से रोकना। अहिंसा, हम लोग कभी भी इंसान को मारेंगे नहीं, हम कभी जानवरों को भी नहीं मारेंगे, यहां तक कि हम पेड़ को भी नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ के अंदर में भी जान होता है, उसे भी दोस्तों काटते समय दर्द होती है। अशोक ने दोस्तों सोचो कैसा युद्ध किया था, जिस युद्ध के बाद अशोक ने पेड़ भी दोस्तों काटना छोड़ दिया। ये पहला आपको याद रखना है। दूसरा बात करें सर आदर, अशोक ने दोस्तों कहा छोटे को आदर करो, बड़े को सम्मान दो, क्या, छोटे को आदर करो और बड़े को क्या करो भाई, सम्मान दो, है ना। सभी धर्मों को सम्मान करना, आदर का मतलब होता है क्या, सभी धर्मों को दोस्तों क्या करना है, सम्मान करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में क्या है भाई भाई, किनका कहना था, हमारा अशोक का, ठीक है लाडला। अगला नैतिकता, सही आचरण और नैतिक जीवन का जीने पर जोर दो। नैतिकता का मतलब होता है कि आपका कल्चरल, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपका बिहेवियर अगर खराब है, यकीन मानिए दोस्तों आप कितने भी ओहदे पे पहुंच जाएं, लोग आपको गलत नजर से ही देखेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। पर अशोक ने मेरे दोस्तों क्या कहा था, नैतिकता, सही आचरण और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। उन्होंने कहा एकदम अच्छा आचरण, अपना कैरेक्टर अच्छा रखिए, चलने का एक अंदाज बनाए जिससे किसी को तकलीफ ना हो, उन्होंने दोस्तों ऐसा कानून बनाया था। चौथा पॉइंट, सत्य बोलना, लोगों को ईमानदारी और सत्यवादी बनाने के लिए प्रेरित करना। सत्य बोलना, हमेशा दोस्तों अशोक जो थे उन्होंने दोस्तों हमेशा लोगों को ये प्रेरित करते थे कि हमेशा सत्य बोलो, और ईमानदारी के साथ सत्यवादी बनने के लिए प्रेरित करते थे कि हमेशा ईमानदारी से रहो, हमेशा क्या रहे भाई, सत्य पर रहो, और लोगों को दोस्तों ईमानदारी कैसे बनना है ये भी उन्होंने सिखाया था। कौन, अशोक ने। तो ये था सर हमारा अशोक का धर्म का कुछ नीति जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। हम लोगों को दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में अशोक के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बेटर तरीके से आप लोग स्टडी करने की कोशिश करवाऊंगा। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जो हमारा मौर्यकालीन इतिहास है ना भाई, इस मौर्यकालीन इतिहास के बारे में दोस्तों हम लोगों को उल्लेख करना है। ये दोस्तों मौर्यकालीन, सबसे पहले जानिए मेरे भाई हमारा मौर्यकालीन के बारे में। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब साहित्य और पुरातात्विक क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पहले जमाने के लोग मेरे दोस्तों यात्रा काफी ज्यादा करते थे, ये आपको सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ठीक ना, कि पुरातात्विक क्या है, साहित्य क्या है। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, गौर से सुनेगा। पहले जमाने के दोस्तों लोग जो है ना काफी ज्यादा यात्रा करते थे। जैसे दोस्तों इब्न बतूता हमारे देश आए, और हमारे देश में दोस्तों जो जितना दिन थे, जितनी सारी घटनाएं घटी है, उन्होंने दोस्तों एक डायरी निकाला, सारे दोस्तों डायरी में नोट डाउन करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने नोट डाउन किए तो वह उनके लिए क्या बन गया, वो इतिहास बन गया। क्या मेरे भाई, इतिहास बन गया, साहित्य बन गया, पुरातात्विक स्रोत बन गया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज आपसे कह रहा था मेरे लाडला, गोल से सुनिएगा मेरे रसगुल्लो। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक स्रोत में यूनानी यात्री मेगास्थनीज का वृत्तांत, मेगास्थनीज का वृत्तांत का मतलब होता है कि मेगास्थनीज ने जिस जिस देश के साथ यात्रा किए थे और उस देश का जो भी दोस्तों उन्होंने विवरण दिए, उसी को बोलते हैं क्या, मेगास्थनीज का वृत्तांत, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत में यूनानी यात्री मेगास्थनीज का वृत्तांत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे साहित्यिक इतिहास के बारे में पढ़ना है, जैसे आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको दोस्तों इंटरेस्ट होता होगा किसमें, कि सर हमें साहित्यिक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है, मेरे लाडला आपको आसानी से जानकारी मिल जाएंगे। आप चले जाएंगे कहाँ पे, बोलिए ना भाई, आप चले जाइए आसानी से मेगास्थनीज, क्या मेरे भाई, आप आसानी से चले जाइए दोस्तों यूनानी यात्री मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का पुस्तक उठाइए और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठाइए। आप दोस्तों जब उनके अर्थशास्त्र को और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक को जब स्टडी करेंगे तो आप आसानी से मेरे लाडला
आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी साहित्य इतिहास के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराने ग्रंथों, जैसे दोस्तों हमारा क्या हो गया भाई, ग्रंथ की मैं बात करूं, महाभारत हो गया, उसके बाद हमारा दोस्तों बाइबिल हो गई, इसके बाद दोस्तों हमारा अगर बात करें तो हमारा रामायण हो गया। वही चीज कह रहा था, इसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पुराने ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख शामिल है। पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अशोक का भी इसमें क्या भाई, अभिलेख शामिल है भाई। ठीक है, जो उसके विचारों और धर्म प्रचार के बारे में बताया गया। और दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख भी शामिल है। और मेरे भाई अशोक के अभिलेख में यह बात बताया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अशोक के विचार, अशोक ने कैसे धर्म प्रचार किए, तो उसके लिए अशोक का अभिलेख पढ़िए। क्लास छोड़कर कोई जाएंगे नहीं मेरे भाई, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बस इतना याद रखिएगा, रट्टा नहीं लगाना है। माना कि ये क्वेश्चन आपके पास है, आंसर भी आपके पास और भी साधारण भाषा में है, लेकिन दोस्तों क्या आप सही तरीके से स्टडी करके कॉपी में लिख पा रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है मेरे भाई। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 24, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्य स्रोतों के नाम बताएं। तो मौर्यकालीन इतिहास के दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या है? एक हमारा इंडिका जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, और एक हमारा दोस्तों अर्थशास्त्र। कैसे लिखा है? अर्थशास्त्र। ठीक है, एक लिखा है मेरे भाई क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हमारा लिखा है कौटिल्य ने। याद रखेगा, मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका और अर्थशास्त्र किसने लिखा है भाई? कौटिल्य ने। इन दो बुक को अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए तो मेरे दोस्तों आपको मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी, वो भी मेरे भाई क्या? साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको रामायण, महाभारत के बारे में स्टडी करना होगा। तो आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में स्टडी कर सकते हैं मेरे भाई आसानी से भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर हमारा कलिंग युद्ध अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? यही तो मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों कि इसे आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे मेरे। क्या भाई? पॉइंट बाय पॉइंट। मैं सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अशोक के बारे में कुछ स्टोरी सुना रहा हूं। स्टोरी को सुन लेंगे तो आप आसानी से दोस्तों आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करवाया। कलिंग कहां था मेरे भाई? तो उड़ीसा में एक जगह मेरे दोस्तों कलिंग, आज भी दोस्तों वो जगह क्या है? लाल है भाई। ठीक है ना, तो कलिंग। तो अशोक ने दोस्तों एक युद्ध करवाया। अशोक ने एक युद्ध करवाया 261 ईसा पूर्व में। कब करवाया मेरे भाई? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध करवाया। इस युद्ध को कराने का मकसद जो हमारा अशोक था उनका कुछ और था, और दोस्तों कुछ और निकल गया। जैसे एग्जांपल, मैं दोस्तों 10 व्यक्ति को मारने के लिए कहा और उन्होंने क्या कर दिया? पूरा दोस्तों हमारे देश को ही उड़ा दिया। हमारे लिए अफसोस होगा या नहीं भाई? क्योंकि मैं सिर्फ 10 व्यक्ति को मारने के लिए कहा था और उन्होंने हमारे पूरे देश को मार डाला, या तो मेरे पूरे राज्य को मार डाला भाई। ठीक है ना, इसी तरह से मेरे दोस्तों जो अशोक था ना, वो सोचा तक नहीं था कि इतना बड़ा हमारा हमला हो जाएगा, इतना बड़ा मेरा मामला हो जाएगा। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जैसे ही दोस्तों युद्ध करवाया, युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए कि अशोक आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देख रहे थे मेरे दोस्तों, अशोक रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। और उस समय अशोक ने पूरा ठान लिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम कोई भी व्यक्ति को तो दूर की बात, हम एक जानवर को भी बलि नहीं देंगे। और हाँ, जानवर को तो बलि देने की दूर की बात, अगर कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आए या धार्मिक त्यौहार हो जिस त्यौहार में हमें जानवरों का बलि देना पड़े, तो मेरे दोस्तों उस त्यौहार को भी मैं बंद करवा दूंगा। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में दोस्तों सबसे बड़ा प्रभाव हुआ कि अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अपने राज्य के नैतिक उत्थान के लिए दोस्तों लोगों को दोस्तों कुआं खुदवा दिए, ताकि दोस्तों उस कुआं का पानी पी सके। लोगों दोस्तों सिंचाई के क्षेत्र में नहर बनवा दिए, तालाब खुदवा दिए, जिससे दोस्तों लोगों का सेवा हो सके। अशोक दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब बौद्ध धर्म का दोस्तों स्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार के बाद उन्होंने अपने परिवार को दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी उन्होंने कहा था। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों कैसा था कलिंग युद्ध, खतरनाक युद्ध। कलिंग युद्ध जो था ना भाई, वो खतरनाक युद्ध था मेरे भाई। ठीक है, आप गौर से सुनिएगा मेरे भाई, इसे भी दोस्तों पॉइंट वाइज लिखना था। एक और क्वेश्चन आएगा भाई, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ भाई, मैं जैसे लिखा हूं भाई वैसे लिख लाए भाई। कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद जीवन उसका पूरी तरह से बदल गया। अशोक का जो जीवन था ना भाई पूरी तरह से बदल गया। पहले
युद्ध में हुए खून खराबी को देखकर अशोक ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाने का निर्णय लिया। इतना युद्ध होगा ना भाई, मतलब आप 10 को व्यक्ति को मारना चाहे और 100 को व्यक्ति को मार दिए, ऑटोमेटिक दोस्तों आपका दिल में ना चेंजेस होगी, ऑटोमेटिक आपके लाइफ में क्या होगा भाई, चेंजेस होगा। नहीं भाई, ऐसा और दोबारा गलती नहीं करना है ना। तो युद्ध में हुए खून खराबी को देखकर अशोक ने हिंसा और को छोड़कर अहिंसा को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अब युद्ध की बजाय धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा युद्ध वगैरह जाओ भाड़ में, अब मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करूंगा। इसके साथ ही उसने मांसाहार और शिकार भी छोड़ दिया। और दोस्तों मांसाहार मतलब उन्होंने दोस्तों शिकार करना भी दोस्तों उन्होंने कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अशोक शिकार करते थे, तो अशोक ने दोस्तों शिकार करना भी छोड़ दिए और मांस खाना भी दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिए। कौन? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इससे राजधर्म के रूप में घोषित किया। राजधर्म का मतलब उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में हूं, जिस प्रजा में मैं बैठा हुआ हूं, उस प्रजा में सारे लोग क्या करें, बौद्ध धर्म को स्वीकार करें, जबरदस्ती नहीं, ऐसा अगर अच्छा लगे तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इससे राजधर्म के रूप में घोषित किया। इसके प्रचार में उसने पूरी तरह से लगाकर बौद्ध धर्म को फैलाया और उन्होंने दोस्तों प्रचार भी किया बौद्ध धर्म को। जैसे उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने जबरदस्त तरीके से क्या किया भाई, प्रचार भी किए बौद्ध धर्म का। अगला पॉइंट देखिए भाई, इसके अलावा अशोक ने अपने प्रजा की देखभाल करना शुरू किया और जनहित में कई कार्य किए, जिसे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि लोगों की अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने कुआं खुदवा दिए ताकि लोग आसानी से पानी पी सके। उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए दोस्तों नहर बनवा दिए, नहर से आसानी से दोस्तों उठा करके पानी खेतों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दोस्तों उन्होंने क्या किए, काम किए थे कलिंग युद्ध के बाद। कौन? हमारा अशोक चाचा ने भाई। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता मेरे दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आता है सर कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों? पहला क्वेश्चन, या इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों करते हैं? कारण बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, समुद्रगुप्त को पूरे विश्व का क्या बोलते हैं, नेपोलियन कहा जाता है भाई, है ना। विश्व का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोनापार्ट क्यों कहा? देखिए मेरे दोस्तों, इसका पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं कुछ आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूं, फिर मैं आपके टॉपिक पे लौट कर आऊंगा, क्योंकि स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है भाई। आज जो हमारा था ना मेरे भाई समुद्रगुप्त दोस्तों एक प्रतिभाशाली शासक थे। क्या थे भाई? ऐसे ही बता रहा हूं, गौर से सुनेगा। समुद्रगुप्त एक हमारा प्रतिभाशाली शासक थे और मेरे दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे ना भाई, उन्होंने अपने प्रजा तो बनाया ही बनाया है, अपना मान के चलिए इतना बड़ा क्षेत्र तो उनका है ही है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जो मान के चलिए दोस्तों ये है किसी और का दोस्तों ये सब जगह है, वो क्या कर दिया पता है मेरे दोस्तों? सैनिक सहायता। इनका सैनिक बहुत ही मजबूत था भाई, है ना। उन्होंने सैनिक सहायता के माध्यम से दोस्तों इसको क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। इसको भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसको भी क्या कर लिया मेरे भाई, कब्जा कर लिए। इसको भी क्या कर लिया मेरे लाडला, कब्जा कर लिए। ठीक है ना। एक समय ऐसा आया मेरे भाई, है ना, एक समय ऐसा आया कि सभी छोटे छोटे राज्यों को जीत करके वो अपने राज्यों में मिला लिए, जिस कारण से दोस्तों आज हम और आप इसे समुद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं, नेपोलियन को। ठीक है, आइए सर, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया। पहला मेरे भाई आपको याद रखना है क्या, मगध साम्राज्य को उन्होंने शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राजनीतिक एकता की स्थापना की। याद रखिएगा, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया सर कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की है भाई। ठीक है, समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलता के कारण डॉक्टर BS स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। पता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। कॉपी पेन लेकर बैठे तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो बताएंगे सर हम लोग का क्या, डॉक्टर BS स्मिथ ने। ठीक है, चलिए सर, तो मेरे दोस्तों समुद्रगुप्त को सैनिक सफलताओं के कारण सैनिक, इसके पास ना मेरे भाई बहुत सारे सैनिक था। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। अगर सैनिक नहीं होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य को हम कैसे जीतेंगे भाई, है ना, क्योंकि सैनिक क्षमता हमारे पास मजबूत थी भाई, है ना। तो समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलता के कारण डॉक्टर BS स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। और नेपोलियन ही क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीत लिया था। जैसे दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट था ना भाई,
नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने सारे यूरोप को जीत लिया था। मतलब यूरोप को, मतलब जितने सारे कंट्री थे यूरोप में दोस्तों, जैसे हमारा अल्जीरिया, अफ्रीका, इसके बाद बेलारूस, पोलैंड, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, इस सब जितने सारे एरिया थे ना भाई, स्वीडन, फिनलैंड, जितने सारे एरिया थे ना भाई, सबको नेपोलियन बोनापार्ट ने जीत लिए, जिस कारण से दोस्तों उनको नेपोलियन कहा गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारे भारत में समुद्रगुप्त ने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने सैनिक शक्ति के माध्यम से दोस्तों अपने छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिए, जिस कारण से उसे भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई। और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता और भारत में कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था, और उस समय कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं था मेरे दोस्तों। किसका? तो बताएंगे सर समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई। समुद्रगुप्त की विजय को समझाइए। अब बात करते सर समुद्रगुप्त की विजय के बारे में दोस्तों आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहीं से हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी। कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, फटाफट आप लोग कमेंट करें।